नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कारण, कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ नेशनल स्टेट्स। ये जो टॉपिक है इतिहास का टॉपिक है, हिस्ट्री का टॉपिक है, ये तो आपको पता है। लेकिन ये कौन से इतिहास का है तो मैं आपको बता दूँ, ये यूरोपियन हिस्ट्री, एक जैसे कि हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 2 LNMU हिस्ट्री ऑनर्स BA पार्ट 1 के पेपर 2 जिसमें पढ़ना है राइजेज ऑफ मॉडर्न वेस्ट, यानी पश्चिम का, आधुनिक पश्चिम का उदय 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच का इतिहास। तो उसी में से है राष्ट्रीय राज्यों का उदय, यानी कि ये टॉपिक को रिलेट करता है कि जब किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यूरोप में, पुनर्जागरण रेनेसा हुआ, रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ, तो उसके बाद से नए नए राष्ट्रीय राज्यों का किस तरह से उत्थान हुआ, यानी नए नए राज्य जो थे यूरोपियन कंट्री, वो किस तरह से अपने को स्वतंत्र किए और एक राष्ट्र के रूप में, एक नेशन के रूप में खुद को इस्टेब्लिश किया। इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, वो कारण क्या था। ओके, तो टॉपिक है राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कारण, इसकी चर्चा करेंगे। और वैसे भी हमने जो सेलेक्ट क्वेश्चन किया है पार्ट 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाला भी है, आप इसको देख सकते हैं। तो अभी तक यदि आपको इस पार्ट 2 पेपर 2 के से रिलेटेड कोई टॉपिक देखना होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वर्ल्ड हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे टॉपिक है राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कारण, कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नेशनल स्टेट। तो राष्ट्रीय राज्य, तो राष्ट्रीय राज्य के बारे में पहले बात करेंगे। जिन राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना 16वीं शताब्दी के आरंभ में हुई थी, उनमें राजा की सत्ता निरंकुश थी। निरंकुश राजतंत्र के अंतर्गत जनता की दृष्टि में राजा पूज्य था, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। यानी कि ये बात हो रही है 16वीं शताब्दी में, ठीक है। तो उस समय जो राष्ट्रीय राज्य की स्थापना जो हुई थी, उस समय राजा जो होता था निरंकुश होता था। और निरंकुश राजा मतलब राजतंत्र या राजसत्ता जो स्थापित है, और निरंकुश राजतंत्र की यदि बात करें तो उसका मतलब होता है कि उसमें राजा प्रधान होता है, राजा की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। वह राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, वो अपने मन से शासन करता है, वो जो कह दे वही कानून है। इस प्रकार निरंकुश राजतंत्र जो दैवी आधार पर स्वेच्छाचारी था, यूरोप के राष्ट्रीय राज्यों में स्थापित हुआ। ओके, यानी कि वे लोग ऐसा कहते थे कि राजा यदि जो कुछ कहता है वो ईश्वर की वाणी है, उसे मानना ही पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में यूरोप के राष्ट्रीय राज्यों में स्थापित हुई, यही सारी परिस्थिति स्थापित हुई। ऐसी असीमित सत्ता का प्रजा ने समर्थन किया, क्योंकि उसका विचार था कि शांति और व्यवस्था को शक्तिशाली राजा ही स्थापित कर सकता है। अब इस तरह के शासन को बढ़ावा देने में किसका सहयोग था? पूरा जनता का। क्योंकि ऐसा क्यों सोचते थे? उनको ऐसा लगता, प्रजा को लगता था कि शांति और व्यवस्था के लिए राजा का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। राजा के विरुद्ध विद्रोह को गंभीरतम अपराध समझा जाता था। इस प्रकार के राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान के कई कारण थे, जो विशेष रूप से पुनर्जागरण के प्रभाव से भी उत्पन्न हुए थे। और इस तरह से राष्ट्रीय राज्यों का भी उदय हुआ, जिसके कारण आपको यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे आगे, और किस तरह से जनता या उस समय की परिस्थितियों ने इस तरह के राष्ट्रीय राज्यों के उदय में निरंकुशता को, राजतंत्र को बढ़ावा दिया, या कहीं गणतंत्र भी स्थापित हुई। लेकिन उनका डेवलपमेंट एक नेशनल स्टेट के रूप में हुआ। चलिए, तो पहला कारण
राष्ट्रीय राज्यों के उदय का पहला कारण था धर्म युद्ध का प्रभाव। धर्म युद्ध क्या था? धर्म युद्ध था क्रूसेड, जिसको अंग्रेजी में क्रूसेड कहते हैं। तो धर्म युद्ध दो धर्मों के बीच लड़ा गया था। तो उस युद्ध के फलस्वरूप एक ऐसा समय था जब धर्म युद्ध के शिकंजे में पूरा यूरोपीय कंट्री फंस चुका था। तो उस समय पश्चिमी एशिया के और विजेंटाइन साम्राज्य में संपर्क हुआ। पश्चिमी एशिया के इन राज्यों में निरंकुश राजतंत्र स्थापित था। इन राजतंत्र से ही उन्होंने निरंकुश सत्ता स्थापित करने की प्रेरणा प्राप्त की। जब तुर्कों ने 1453 में 1453 में विजेंटाइन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और मध्य यूरोप की ओर उन्होंने बढ़ना आरंभ किया, तब पश्चिमी और मध्य यूरोप के राजा के लिए संकट उत्पन्न हो गया। अब अपनी सुरक्षा के लिए इन राज्यों को चिंतित होना पड़ा। इस स्थिति में इन राज्यों में सुदृढ़ राजतंत्रों का उत्थान हुआ। ओके, तो किस तरह से क्रूसेड होता है, धर्म युद्ध होता है, किस तरह से दो धर्मों के बीच आपसी झड़प होती है और फिर वो अपनी सत्ता कायम रखने के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए किस तरह से एक सुदृढ़ राजतंत्र को ये लोग बढ़ावा देते हैं और इस तरह से एक नेशन के रूप में स्थापित भी होता है। दूसरा कारण था सामंतवाद का पतन। एक समय था जब यूरोप में सामंती व्यवस्था अपने चरम सीमा पर थी और जब सामंतों का अत्याचार बढ़ा तो धीरे धीरे सामंतवाद का पतन हुआ। तो सामंतवाद के पतन में किसका हाथ था? कहीं ना कहीं प्रजा का हाथ था। और जब सामंतवाद का पतन हुआ तो प्रजा ने किसको बढ़ावा दिया? निरंकुश राजतंत्र को बढ़ावा दिया, जो एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में उभरा। अनेक सामंत क्रूसेड या धर्म युद्ध में मारे जा चुके थे, क्योंकि क्रूसेड और धर्म युद्ध एक ऐसा धर्म युद्ध था जिसमें लगभग राज्य के लगभग व्यक्ति उसमें शामिल होते थे और उसमें से आधे से ज़्यादा की हत्या हुई। कुछ निकट पूर्व में जाकर बस गए थे, कुछ नगरों में रहकर व्यापार करने लगे थे। पश्चिम यूरोप के देशों में इससे सामंतवाद दुर्बल हो गया और वह जनता का नेतृत्व देने की स्थिति में नहीं थी। व्यापार करने वाले सामंत भी अन्य व्यापारियों के समान शांति और सुरक्षा चाहते थे। इसके लिए वे दृढ़ राजतंत्रीय सरकार की इच्छा रखते थे। यानी कि जब यूरोप में एक सामंतवादी व्यवस्था, फ्यूडलिज्म सिस्टम लागू हो गया, राजा कमजोर हो गए, तो उस समय जब धर्म युद्ध हुआ तो उसमें बहुत सारे सामंत मारे गए और जो कुछ बच गए तो अगल बगल के शहरों में जाके बस गए, व्यापारी बन गए। तो इस ऐसी स्थिति में उनमें एकता नहीं रहने के कारण, उनकी संख्या कम होने के कारण उनमें वो यूनिटी और वो शक्ति नहीं रही, जिसके कारण से एक प्रकार से एक नए राजतंत्र और एक राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ या उनको बढ़ावा मिला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण देखते हैं, मध्यम वर्ग का उदय। ये बात तो सही है, पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप एक नया वर्ग का उदय हुआ। वो वर्ग क्या था? मध्यम वर्ग। यानी कि उच्च वर्ग तो पहले से ही अच्छी स्थिति में थे, निम्न वर्ग दयनीय स्थिति में थे। जो निम्न वर्ग अपना उत्थान करके, अपना विकास करके एक ऊंचा ओहदा प्राप्त किया तो वो कहलाया मध्यम वर्ग। और इस मध्यम वर्ग में कौन कौन आता है? बड़े किसान, व्यापारी, बौद्धिक वर्ग यानी पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल क्लासेज। और ये वर्ग दृढ़ राजतंत्र के समर्थक थे और ये लोग चाहते थे कि एक राष्ट्रीय सत्ता स्थापित हो और उनका विश्वास था कि शक्तिशाली राजा ही शांति व्यवस्था स्थापित कर सकता था। शांति और व्यवस्था व्यापार, शिक्षा, कला, साहित्य आदि के विकास के लिए आवश्यक थी। इस मध्यम वर्ग के पास जन, धन, बुद्धि थी। राजाओं को इस वर्ग ने धन, बौद्धिक समर्थन और सैनिक भी प्रदान किए। राजा की आवश्यकताओं को इस वर्ग के धनी और विद्वान लोगों ने पूरा किया और इसके बदले में इस वर्ग को राजा ने व्यापारिक तथा आर्थिक एकाधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की। राष्ट्रीय विकास के लिए प्रबुद्ध वर्ग दृढ़ राजतंत्र चाहता था और इसके समर्थन में बौद्धिक तर्क दिए गए। यानी जिस तरह से सामंतों ने निम्न वर्ग को दबाया था, तो सामंतवाद के पतन के बाद निम्न वर्ग का जब उत्थान हुआ तो व्यापारी, पढ़े लिखा वर्ग, वकील, शिक्षक बने
और धीरे धीरे उन्होंने कला साहित्य के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति की। और ये वर्ग जो था राजा को भी अनेक तरह से आर्थिक रूप से भी, सैनिक रूप से भी इन्हें सहायता करता था। और ये चाहते थे कि एक ऐसी राज सत्ता, क्योंकि ये सामंतवाद से क्षुब्ध हो चुके थे, सामंतों ने इनका काफ़ी शोषण किया था, तो इसीलिए इन्हें ये राजतंत्र की तरफ इनका झुकाव हुआ और इस तरह से एक राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। 4 नंबर है आग्नेयास्त्रों का आविष्कार। आग्नेयास्त्र मतलब बड़े बड़े हथियार, गोला बारूद। तो हथियार, गोला बारूद या इस तरह के आग्नेयास्त्रों का आविष्कार ने भी निरंकुश राजतंत्र के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामंतों के वर्ग और उनकी अश्वरोही सेना बारूद और बंदूकों के सामने व्यर्थ हो गई। बारूद और बंदूकों पर राजाओं ने एकाधिकार कर रखा था। अस्थायी सेनाओं का उन्होंने निर्माण भी किया और सामंतों की सेनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। सामंत इन कार्यों से अत्यंत दुर्बल हो गए और उन्होंने शक्तिशाली राजाओं के सेवक की स्थिति स्वीकार करनी पड़ी। उन्हें राजाओं के सेवक की स्थिति स्वीकार करनी पड़ी, यानी कि जो सामंत होते थे, सामंत का मतलब था कि उन्हें एक सैनिक अधिकार भी दिया गया था और इसके बदले में उन्हें जो उनके साइड से लड़ते थे या युद्ध में शामिल होते थे तो सामंत तो थे ही, लेकिन इसके बदले में उन्हें गांव के गांव या ज़मीन का बहुत बड़ा भाग उन्हें दिया जाता था उनके सैलरी के रूप में। तो जिस तरह से नए नए आग्नेयास्त्र या नए गोला बारूद का आविष्कार हुआ तो उनके पास तो अश्वरोही घोड़े थे, चाकू भाला ये सब होता था। तो ये तो सब पुराने हथियार हो गए और नए हथियारों के सामने वो टिक नहीं पाए, और जिससे राजतंत्र या ये कहे कि राष्ट्रीय राज्यों के उदय में काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ। ओके, देखते हैं 5वां टॉपिक है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना को धर्म युद्ध और स्वदेशी साहित्य और अंतर्राष्ट्रीय युद्धों ने शक्तिशाली बनाया था। राष्ट्रीयता का भावना क्या होता है? राष्ट्रीयता की भावना अपने देश के लिए लड़ना, अपने देश के लिए मर मिटना, अपने देश के बारे में सोचना, मन में एक ऐसी कल्पना होना कि जैसे हम सारे लोग एक झंडे के नीचे आ गए, यानी एक देश एक कंट्री के आगे, और उसके लिए हम अपने सर्वस्व न्यौछावर करने के भी तैयार रहें। मुख्य रूप से मध्यम वर्ग में इस प्रकार की देशभक्ति की भावना फैली थी। राष्ट्रीय राजतंत्रों को इस भावना ने शक्ति प्रदान की और इस काल में राजभक्ति को ही देशभक्ति समझा जाता था। जनता ने राष्ट्रीय गौरव तथा सम्मान की भावना के कारण राजाओं को शक्तिशाली बनाया। ओके, तो ये भी राष्ट्रीयता की भावना भी राष्ट्रीय राज्यों के उदय में काफ़ी सहायक रही। टॉपिक 6 जो है चर्च की दुर्बल स्थिति। राष्ट्रीय राज्यों के उदय में चर्च की दुर्बल स्थिति तो सबसे प्रमुख थी। जैसे कि मध्यकाल में चर्च शक्तिशाली था, विभिन्न राज्यों पर उसका नियंत्रण था, पोप की आज्ञा सर्वोपरि होती थी, राजा उसकी स्वीकृति से गद्दी पर बैठता, उसकी नाराजगी होने पर उन्हें गद्दी से बेदखल भी कर दिया जाता था। लेकिन पुनर्जागरण के कारण जब अंधविश्वासों का स्थान तर्क ने ले लिया, यानी कि अब पुराने मनगढ़ंत बातों पर, अंधविश्वासी बातों पर लोग विश्वास करना छोड़ दिए, तो ऐसी स्थिति में पोप की स्थिति जो है काफ़ी दुर्बल हो गई। उनका जो धर्म के नाम पर फैला हुआ जो उनका व्यापार था बिल्कुल समाप्त हो गया और राजा भी उनके नियंत्रण से मुक्त हो गए। पोप का विरोध करके राजाओं को शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया। इस तरह से जनता भी पोप का विरोध करने लगी, क्योंकि जनता काफ़ी शोषित थी। किससे? चर्च से, उसके धार्मिक कर्म कांडों से। तो इस तरह से वो लोग भी राजा का सहयोग करने लगे। चर्च के अधिकारी जो विलासितापूर्ण जीवन, यानी ऐसो कहने के लिए वो धार्मिक व्यक्ति थे, वो समाज से अलग रहते थे, लेकिन उनकी जीवन एकदम से विलासितापूर्ण हो गई। उनके पास धन की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। इस तरह से उनकी इस रहन सहन का चारों तरफ बुराई होने लगी और जो उसके नैतिक पतन का भी एक कारण बना। एक और कारण भी था। मध्य युग की अंतिम शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में अराजकता के कारण चर्च ने शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए राजाओं का समर्थन किया था। इस प्रकार राजाओं की निरंकुश सत्ता की स्थापना में चर्च का भी अप्रत्यक्ष योगदान था। क्वेश्चन नंबर
टॉपिक 7 है राजनीतिक विचारों का योगदान। राष्ट्रीय राज्यों के उदय में राजनीतिक विचारों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तत्कालीन विचारधारा भी निरंकुश राजतंत्र के पक्ष में थी। मैकियावेली ने अपने ग्रंथ द प्रिंस में इस सिद्धांत की स्थापना की। व्यक्ति तथा संपत्ति की सुरक्षा राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यक्ति तथा संपत्ति की रक्षा करना। इन कार्यों को करने के लिए प्रजातंत्र पर्याप्त नहीं था और निरंकुश राजतंत्र में ही इस प्रकार की सुरक्षा संभव हो सकती थी। तो इस तरह से वास्तव में मैकियावेली प्रथम राजनीतिक विचारक था जिसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था और उसकी वैधता प्रदान करके उसकी दार्शनिक व्याख्या की। पहले भी निरंकुश राजा हुए थे लेकिन उन्हें इस प्रकार का दार्शनिक समर्थन नहीं प्राप्त था। यानी कि जिस परिस्थिति में यहाँ नए राज्यों का उदय हो रहा था, राजतंत्र को बढ़ावा मिल रहा था, तो ये पहली बार थी दार्शनिकों ने भी अपने तर्क की कसौटी पर उसे सही ठहराया था। फ्रेंच विद्वान बॉर्डिन ने अपने ग्रंथ दी स्टेट में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा गया कि संप्रभुता की सत्ता असीमित होनी चाहिए। उनका मानना था कि समस्त कानूनों का स्रोत राजा होता था और केवल ईश्वर के प्रति वो उत्तरदायी होता था। ओके, तो ये रहा आपका स्वतंत्र राज्य, ये के राष्ट्रीय यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कारण। ओके, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। मैं यहाँ कुछ उसका कंक्लूजन है बता देती हूँ। इससे क्या, जो भी आपने कारण देखा पढ़ा, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन यदि आप लिखते हैं ना तो ज़रूरी नहीं है कंक्लूजन जो यहाँ लिखा हुआ वो चीज़ लिखे। कंक्लूजन आप यदि पूरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो कंक्लूजन आपके अंदर से आना चाहिए। आप खुद अपने विचार से कंक्लूजन लिखें। ओके, तो इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि यूरोप में 16वीं सदी में अनेक राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक कारणों ने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना में योगदान किया था। ये बात बिल्कुल सही है। इन राष्ट्र राज्यों की सीमाएं भौगोलिक कारणों से भी स्पष्ट थी। इंग्लैंड को समुद्र ने पृथकता प्रदान की, वह राष्ट्र बनने में सफल हो गया। इस प्रकार अल्पास पर्वत में इटली को, पिरेनीज पर्वत ने स्पेन को, राइन नदी और वोस्टी पर्वत फ्रांस और जर्मनी को क्षेत्रीय स्पष्टता प्रदान की थी। राष्ट्रीय हित को अब सर्वोपरि समझा जाता था। नैतिकता की अवधारणा का अंत हो गया। अपने समुद्री डाकुओं को इंग्लैंड ने राष्ट्रीय नेता कहा क्योंकि राष्ट्रीय गौरव में उन्होंने वृद्धि की थी। ओके, और पश्चिमी यूरोप में प्रारंभिक चरण में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। ये राज्य इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल थे जो 16वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रीय राज्यों के रूप में संगठित हो गए। बाद में राष्ट्रीय आधार पर निर्मित राज्य डेनमार्क, स्वीडन, हंगरी, पोलैंड, लिथुआनिया थे। ओके, तो इस तरह से किस तरह से यूरोप में पुनर्जागरण के बाद, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति के बाद, रिफॉर्मेशन मूवमेंट के बाद राष्ट्रीय राज्यों को बढ़ावा मिलता है और जो नेशनल स्टेट्स स्थापित होते हैं, इंग्लैंड था, फ्रांस था, यह सब नाम जो दिया गया है, इस तरह से राज्यों को इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल थे। ओके, तो जैसे आपका एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कारण, उसके ये आपको आंसर अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को देखें, समझें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके इस पेपर से या इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे, यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आप बेल बटन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। ओके, चलिए पढ़ते रहिए। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत गुड विशेज है कि आप अच्छे से लिखें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।